हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 7 का लास्ट चैप्टर रेगिस्तान में जीवन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास 7 का 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। कृपया अगर आपको टाइम मिले तो उसको ही वॉच करें। आइए हम लोग आज रेगिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं। कहता है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे और पशुओं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। हम लोग जब अध्याय 5 में पढ़े हैं उसमें क्या था? जल पढ़ना था, क्योंकि जल के बिना सब कुछ सुना है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशी चराने के लिए घास ना हो, फसलों उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी जीव का लिए जीवन कितना कठिन हो सकता है। यह होगा, आप सोचिए, जीवन तभी तो होगा जब जल होगा। अब जल नहीं तो जीवन कहाँ से आएगा। आइए अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। कहता है इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को गर्म वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। मतलब रेगिस्तान सिर्फ गर्म ही नहीं होते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि नदी किनारे सबसे पहले अगर बस्ती बना तो किसके किनारे बसा था? नदी के किनारे, जहाँ जल की सुविधा हो। और जल नहीं तो जीवन कहाँ से? आइए रेगिस्तान के बारे में कुछ बताया गया, देख लेते हैं। कहता है कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश जिसके विशेषताएं अत्यधिक गर्म, मतलब उच्च या निम्न तापमान, विरल वनस्पति हो सकता है। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है? 3 टर्म है, या तो उच्च तापमान होगा या निम्न तापमान होगा, और विरल विरल क्या होगा? वनस्पति होगा। समझ सकते हैं, मतलब जहाँ बंजर भूमि होगी, जहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए, कहता है कि सहारा रेगिस्तान, देख लीजिए यहाँ पिक्चर, पहाड़ी, पत्थर, जो भी है, बंजर भूमि। आइए, कहता है कि विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानचित्र को एक बार देखिए। ठीक है, उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान को पता लगाइए। ठीक है, अब एक बार देखना है, यह अफ्रीका, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अफ्रीका कहीं नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि आपको याद होगा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 1/4 भाग क्या है? बंजर रेगिस्तान सहारा फैला हुआ है। ठीक है, कहता है कि सहारा रेगिस्तान है ना, 11 देश से घिरा हुआ है। कितना? 11 देश से घिरा हुआ है। यह देश कौन हो सकता है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, याद है कितना? 11। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रेगिस्तान के बारे में सोचते सोचे आपको मस्तिष्क में तुरंत रेत की दृश्य उभरता है। इसलिए लगता है रेगिस्तान है तो क्या होगा? रेत ही होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, मतलब बालू तो है ही है, प्लस में बजरी, बजरी मतलब पत्थर का मैदान, और नग्न चट्टानों वाली उथित पठार भी पाए जाते हैं। सोचिए, मतलब बालू का तो है ही है, उसमें बजरी भी है, और ऊपर से क्या है? नग्न चट्टान भी, और उठा हुआ क्या है? पठार भी है। यहाँ चट्टानें बहुत कुछ स्थानों पर 2500 यानी 2500 मीटर से अधिक ऊंची। सोचिए, सिर्फ समतल ही नहीं है, कहीं कहीं मतलब 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची पर फैला हुआ क्या है? पठार है, पहाड़ है। आइए, ये आपका अफ्रीका महादेश का मैप है, देख लीजिए।
ये है आपका उत्तरी अफ्रीका, जिसके बारे में हम ऊपर बताए थे। ये अफ्रीका है। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा ना, ये एरिया, ये क्या है, सहारा मरुस्थल है। ये देखिए, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया हो गया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इधर मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब क्या है, ये सब देश है जो प्रभाव डालता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये है सहारा मरुस्थल, समझ गए, नो डाउट। कहता है कि आप क्या आप जानते हैं, अब जानना भी जरूरी है, क्या आप जानते हैं, आपको यहाँ जान का आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सोचिए, आज जहाँ मरुस्थल है ना, एक दिन क्या था, वो हरा भरा मैदान था। सहारा के गुफाओं से प्राप्त चित्रों को ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों और मगर सब पाए जाते थे। सोचिए, नदी भी था और नदी में मगर भी पाए जाते थे, हाथी पाए जाते, शेर था, जिराफ था, शुतुरमुर्ग था, भेड़ था, पशु था, बकरियां था। मतलब सोचिए, इतना जानवर पाए जाते थे और समान जानवर थे, परंतु यहाँ का जलवायु परिवर्तन क्या हुआ, इसे बदल डाला और इसे गर्म और शुष्क जलवायु बदल करके इसको क्या कर दिया, रेगिस्तान बना दिया। सोच सकते हैं, समय बदला है तो कुछ भी बदल सकता है। आइए अब देखते हैं यहाँ का जलवायु के बारे में बात करते हैं। कहता है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। ठीक है, कैसा है, गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। सोचिए, बहुत कम समय के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित है, बादल होता नहीं, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। मतलब सोचिए, जितना नमी नहीं होगा उससे ज़्यादा क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होती है। दिन के समय तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, जिसे रेत और नंग चट्टान इतना गर्म हो जाती है, मतलब कि आप बता नहीं सकते। इस इनके ताप पर विकिरण होने के चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। सोचिए, चारों तरफ गर्म ही गर्म। रातें अत्यधिक क्या होता है, ठंडी हो जाती है और तथा तापमान गिरकर 0 डिग्री पहुंच जाता है। बताइए, मतलब अगर दिन 50 डिग्री और रात 0 डिग्री, मतलब सोचिए कितना डिफरेंस है वहाँ का टेम्परेचर में, तापमान में। आइए कुछ आप जानते हैं, देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, सहारा के अल अल्जीरिया क्षेत्र जो त्रिपोली और लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान है, नापा गया था 1922 में 57.7 मतलब 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आप सोच सकिए कितना गर्म है यहाँ पर, मुश्किल है। आइए आगे बात करते हैं। कहता कि वनस्पति और प्राणी जात को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ गए कि डिग्री कितना 50 पहुंच जाता है और नाइट में 0 पहुंच जाता है। अब यहाँ का वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ के लोग यहाँ के पौधे के बारे में समझते हैं। कहता है सहारा रेगिस्तान के वनस्पतियों में कैक्टस, जहाँ पानी कम हो तो कैक्टस होगा ही, खजूर के पेड़ होंगे ही, एकेसिया पाए जाते हैं। बताइए यहाँ के, क्योंकि कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थान पर मरुधान मतलब बाग बगीचा खजूर के पेड़ों के घिरे हो रहते हैं। देखिए कहीं कहीं मतलब खजूर का पेड़ भी पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। और क्या पाए जाते हैं, ऊँट, लकड़बागा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, रेप्टाइल ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियों के प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ऊँट, लकड़बागा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियों के प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका है सहारा रेगिस्तान में मेरुधान। देखिए यहाँ क्या है, बहुत सारा आपको खजूर का पेड़ मिलेगा। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों का कंकाल भी मिले। देखिए, क्या आप जानते हैं कि यहाँ मछलियों का कंकाल भी मिला, इसका मतलब पहले पानी यहाँ कन्फर्म था, आज पानी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पानी था तब तो मछली थी। आपको आंसर क्या लगता है कि पहले पानी था तब तो मछली था। आइए अब यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ के लोगों का रहन सहन पता करते हैं कैसा था।
सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु विभिन्न समुदायों के लिए निवास करते थे, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों से लोग लेते थे। इनमें बदौइन, तुएरेंग भी शामिल है। देखिए, कहता है कि सहारा रेगिस्तान तो एक कष्टकारी जलवायु है, आप जान रहे हैं। यहाँ के कष्टकारी रहने के साथ साथ यहाँ के क्या है, लोगों कार्यकलाप में भाग लेते थे, क्रियाकलाप में। आप देखिए, यहाँ में रहने वाले लोगों को देख लीजिए, बदुइन और तुअरेग, ये भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, घोड़े जैसे पशुधन पालते थे। ठीक है, जो जनजाति यहाँ से यहाँ जनजाति घूमते रहते, घुमाकड़ जनजाति, उन लोग भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे भी पशुधन पालते थे। पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, तो सही है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी का बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता था। ठीक है, उसके कपड़े बनाते थे क्योंकि वो गर्म मौसम में कुछ तो शरीर को ढकने के लिए चाहिए ना। धूल भरी आंधियों और गर्म वायु बचने के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, समझ गया, क्योंकि पूरा शरीर को ढकना पड़ता है। आइए, कहता है कि सहारा में मरुद्यान और मिस्र नील घाटी के लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ का जल के उपलब्ध होने के लोग खजूर का पेड़ उगाते हैं और चावल, गेहूँ जैसे सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में लगाए जाने वाला कपास पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। आप जानते हो कि नील नदी जो आसपास में खेती की जाती है, कपास का बहुत प्रसिद्ध है विश्व में। कहता है कि तेल की खोज में संपूर्ण विश्व में अत्यधिक क्या है, मांग वाले इस उत्पाद को अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने वाले कारण सहारा में रेगिस्तान तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, तेल की खोज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम क्या है, ये सब यूरेनियम जो है वो क्या है, बहुत चीज़ वहाँ मिल सकता है, ऐसा सम्मिलित है। लोग इस बारे में सर्च कर रहे हैं। सहारा की संस्कृति और जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ रहा है। पहले कुछ है, अब कुछ है। आज यहाँ मस्जिदों, ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियाँ वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग हाईवे बन चुका है। ठीक है, नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान पर ट्रैक लग चुका है। पहले ऊँट से करते थे, अब ट्रैक से करते हैं। तुअरेग लोग जो है, जनजाति जो पढ़े थे, वो क्या है, वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। अब मार्गदर्शक दिखा रहे हैं जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और तेल एवं गैस के कार्यों भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब मतलब वो अपना पारंपरिक जीवन से अब क्या कर रहे हैं, हट के अब नए जीवन की तलाश में लोग ढूंढ रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं इस बारे में, तो देख लेते हैं एक बार। कहता है कि जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है, ठीक है, तो वहाँ गर्त बन जाता है, यानी गड्ढा बन जाता है। और गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती है। वहाँ क्या होता है, भूमिगत जल थोड़ा सा ऊपर में आ जाता है, जहाँ क्या बनते हैं, मेरुदान, यानी थोड़ा बगीचा टाइप का बन जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, मतलब यहाँ पर खेती किया जा सकता है। इसके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ लगाते हैं और अन्य फसलें भी उगाते हैं। आइए, कहता है कभी कभी यहाँ मरुदान असमान रूप से बड़ा भी हो जाता है, या हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुदान ऐसा ही एक विशाल मरुदान है जो कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अगर सोचिएगा, कोई पूछ दे कि टैफिलालेट क्या है, तो एक मरुदान है जो कहाँ है, ये आपको मिल जाएगा सहारा मरुस्थल में। ठीक है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए, अब हम लोग अपना रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोचते हैं खाली थार रेगिस्तान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का लद्दाख भी रेगिस्तान है, जो ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पर तो बालू नहीं है लेकिन वहाँ उगता भी कुछ नहीं है। आइए, कहते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियों को, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। देखिए, अपना जो लद्दाख है, उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। सोचिए, नदी बहुत बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख नदी है, आप जानते हैं। नदियाँ गहरी घाटियों और महाखड़ का निर्माण करती है, और लद्दाख में अनेक हिमालयों जैसे
मैंगरी हिमानिया भी है, हिमानी भी है, सोचिए गैंगरी हिमानी, कौन सा है, गैंगरी हिमानी भी है, गॉर्ज भी है, नदी भी है, तब भी ये ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 किलोमीटर से लेकर काराकोरम में 8000 से भी अधिक पाई जाती है। सोचिए कारगिल से में लगभग कितना है 3000 और काराकोरम में कितना है 8000 है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु क्या अत्यधिक शीतल है और शुष्क है, सोच सकते हैं इतनी ठंडी जो फसल नहीं उग सकता इसमें। इस ऊंचाई पर वायु को परत पतली हो जाती है और सूर्य की गर्मी का अधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान -30 डिग्री पहुंच जाता है। सोचिए इतना ठंड अगर गिरेगा तो क्या होगा। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है और शीत ऋतु में तो ठंडी के कहना ही नहीं है। लगभग तापमान हर समय -40 डिग्री से क्या होता है नीचे पहुंच जाता है। चूंकि हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा भी बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो यहाँ मानसून का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। आइए देखते हैं अपना लद्दाख को। ये देखिए ये है लद्दाख आपका, ये है आपका जम्मू कश्मीर जानते हैं, ये है कारगिल, ये है गोमपास, ये सायोक नदी, ये आपका चीन है, ये लद्दाख, ये सिंधु नदी जैसे से इधर निकलती है। अब देखिए इसके बीच से नदी इतना सारा निकलने के बावजूद भी क्या है ये एक शुष्क रेगिस्तान है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। इधर कुछ जानते वाले छोड़िए क्या। ये देखिए शब्द वाले थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं लद्दाख 2 शब्द बना हुआ है, लाम का अर्थ पर्वतीय और दाख का मतलब देश, यानी जो पर्वतीय दर्रा का देश होगा उसको क्या बोलते हैं लद्दाख। कहता है पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान में से एक है द्रास जो लद्दाख में स्थित है। द्रास कौन सा द्रास, आइए ऊपर चलते हैं। कहता है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष अच्छे से बर्फीली हवाओं को और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। सोचिए कितना मतलब पेनफुल प्लेस है बताइए। यह जान का आपको आश्चर्य होगा कि यदि यहाँ सूर्य की धूप में इस तरह बैठेगी उसके पछाया में हो तो आप एक साथ एक समय ही उसमें घात और तुषार उपघात का ग्रसित हो सकते हैं। सोचिए एक ऊपर से क्या लगेगा हमको सूर्य लगेगा और नीचे से क्या लगेगा वो ठंड लगेगा क्योंकि बर्फ बैठे हुए हैं। बताइए एक तरफ बॉडी गर्म हो रहा है एक तरफ बॉडी क्या माइनस में जा रहा है। बताइए कितना कष्ट जिंदगी है यहाँ पर। कुछ यहाँ देख लेते हैं कि आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। किसका होता है हिमभूमि। खापा चान, खापा चान क्या बोलते हैं खापा चान भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ उच्च सुख कहता है यहाँ के प्राणी जात वनस्पति वर्णन थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि यहाँ उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पति क्या है विरल है, बहुत कम वनस्पति। यहाँ के जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत जिसको बिल्लो बोलते हैं, बिल्लो का पेड़ सरपत पॉपुलर उपवन भी देखे जा सकते हैं जिसे बिल्लो बोलते हैं जो बैट बनता है। ग्रीष्म ऋतु में सेब खुबानी अखरोट जैसे पेड़ भी पालित होते रहते हैं होते हैं जो सेब मिलता है ना ठंडी प्रदेश से ज़्यादा आता है। लद्दाख में पक्षियों को विभिन्न प्रजातियाँ जाती है। इसमें रॉबिन, रेड रॉस्टॉट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहाँ पाए जाने वाले क्या है सामान्य पक्षी हैं। पक्षी के थोड़ा नाम याद रखिएगा। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं, मतलब जो प्रवासी पक्षी मतलब क्या हुआ जो दूसरी जगह से आते हैं यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। बताइए यहाँ क्या क्या पशु में पाया जाता है बकरी, जंगली भेड़, याक, एक विशेष प्रकार का कुत्ता। ठीक है, इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं लोग पालता है। याक का दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। देखिए याक का उसको क्या करते हैं पनीर और मक्खन बनाते हैं। भेड़ और बकरी बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाते हैं। ऑटोमेटिक है, भेड़ और बकरी से क्या करते हैं ऊनी वस्त्र प्रयोग करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ अब जानते हैं उसको देख लेते हैं एक बार।
कहता है कि चिरू और तविती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव हैं, ठीक है, ये विलुप्त होने पे हैं, थोड़ी मोड़ी बच रहे हैं। इसका शिकार हास्तुस नामक उसके ऊन के लिए होता है। देखिए कितना मतलब गलत तरीका हो रहा है। वो वजन में हल्का एवं अधिक गर्म होते हैं। सोचिए जो चिरू या तिब्बती एंटीलोप है ना, उसका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, और उसका वजह सिर्फ एक ही है, वो है मानव का अपना स्वार्थ देखना। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत को मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाए? यहाँ का अधिकांश लोग मुसलमान हैं और बौद्ध हैं, या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ भी हैं, जिसमें बौद्ध क्या है, गोपा क्या है, गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रतिष्ठित मठ जैसे हेमिस, ठिक्से से और लामायुरु, ये भी क्या है, ये सब बौद्ध मठ है। आपको 7.5 चित्र में देख लीजिए, ये है 7.5 चित्र, ठीक से मठ, देखिए कितना बड़ा मठ है, मतलब दिखने लायक है। आइए आगे बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ एक निवासी है जो कहता है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब और सलजम की खेती करते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी हो जाता है कि यहाँ मतलब कहना उगाना ही मुश्किल होता है। यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए कि अगर ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या उगाते हैं, आप देख लीजिए, आलू, जौ, मटर, सेम, सलजम। अब ठंडी मौसम में क्या करेंगे लोग, वहाँ तो उगाना मुश्किल होता है, तो वहाँ के धार्मिक अनुष्ठान में क्या करते हैं, अपने खुद को व्यस्त रखते हैं। ठीक है, यहाँ की महिलाएं अत्यधिक क्या परिश्रम होता है, बहुत मेहनत करती है। ये केवल घर एवं खेतों के काम नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे व्यवसायों और दुकानों में संभालती है। बताइए आज की महिलाएं कहाँ पहुँच चुकी है। लद्दाख की राजधानी लेह और सड़क और वायुमार्ग की भाली भांति जुड़ी है। यहाँ मतलब सड़क भी है, वायुमार्ग भी है, लेकिन रेल नहीं है। राजधानी मार्ग 1 जो है, राष्ट्रीय राजधानी मार्ग 1 लेह की जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी जोड़ता है। अगर आप पूछे कि NH1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कौन दो जगह जोड़ती है, तो लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अंदरों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, एक बार जाइए और अध्ययन कीजिए। एक बार मैप को देखिए, सब उसमें दिख जाएगा। आइए फिर बात करते हैं। यहाँ कुछ कहता है कि यहाँ का मुख्य जो क्रियाकलाप है उसके बारे में, पर्यटन के हैं, जैसे देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ क्या करते हैं, आते हैं, क्योंकि बहुत मनमोहक जगह है। ठीक है, गोपा दर्शन, घास के मैदानों को, हिमनदों को, सैर और उत्सव के अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख पर्यटन। देखिए यहाँ का क्या है, लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, गोपा दर्शन हो गया, घास का मैदान हो गया, हिमनद हो गया, यहाँ लोग क्या करते हैं, सैर करना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं हिमनदों की सैर और उत्सव और अनुष्ठानों को देखना कहीं का है, प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आइए आगे बात करते हैं। कहते हैं कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कुछ लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों में क्या किया, इसमें थोड़ा सा समन्वय संतुलन करना सीख गया है। जल एवं ईंधन के जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार हिममित व्ययी हो सही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। देखिए कहता है कि क्या करते हैं, यहाँ के संसाधन थोड़ा कमी है, तो यहाँ लोग क्या करते हैं, कंजूसी टाइप से काम करते हैं। भाई अगर आज खर्च कर तो कल कहाँ से आएगा, है ना, मित व्यय मतलब कंजूसी टाइप से उपयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए वेशभूषा वहाँ की महिलाओं का किस तरह से लोग पहनते हैं। आइए कुछ जानते देख लेते हैं। कहते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। देखिए मनाली और लेह राजमार्ग क्या करता है, 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बालाचा, एक है लुनागला लाचा और एक टंगलक ला मतलब क्या होता है, दर्रा, ध्यान रखिएगा। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, क्योंकि वहाँ क्या है, गर्मी है और बर्फ़ हट जाती है, तो ये खुल जाता है। जैसे ही बर्फ़ आएगा भैया बंद। ये था अपना लद्दाख के बारे में और रेगिस्तान सहारा के बारे में। आगे अभ्यास है, देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज यहीं तक, फिर इसी तरह क्लास 8 का भी हम सीरीज लेके जरूर आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।